रीना एक रोज किचन में काम करते हुए अपने नल्ले पति माधव से कहती है, मेरी ही फूटी किस्मत थी जो मेरे माँ बाप ने इस नल्ले आदमी के साथ मेरा ब्याह करवा दिया। बेटा चाय पी ले और निकल यहाँ से, वरना आज का ज्ञान तो शुरू हो गया है। इससे पहले दोनों सास बहू मेरी बेरोजगारी का मुद्दा उठाए, मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। इतना सोचकर जैसे ही माधव घर से बाहर जाने लगता है, वैसे ही सरला अपने नालायक बेटे माधव को ताने मारते हुए कहती है, चल पड़ा आवारा निठल्ला अपने आवारा दोस्तों के साथ। ना इससे घर का काम होता है, ना ही इसे कोई नौकरी देता है। माधव बेरोजगार था। उसकी शादी को 5 महीने हुए थे और माधव की माँ ही छोटे मोटे काम करके घर का खर्चा चलाया करती। अब ऐसे ही माधव घर से तो निकल पड़ता है, लेकिन उसका मन उदास होता है। तभी माधव का जिगरी दोस्त रोहित उसे मिलता है और रोहित भी माधव को देखकर माधव से कहता है, भाई कल मैंने एक पोस्टर वाले से बात की। उसने बोला 1000 पोस्टर शहर में चिपकाने हैं, तो वो हमें 500 रुपए देगा। तो मैंने हाँ कर दिया। तो चल पोस्टर लगा के आते हैं फिर, और कोई काम देखते हैं। दोनों पोस्टर लगाने के लिए अलग अलग निकल जाते हैं और कुछ ही देर में दोनों वहीं मिलते हैं। तो रोहित उसे पैसे देकर कहता है, ये ले तेरे 250 रुपए और ये है मेरे, ठीक है ना हिसाब? तूने लगा दिए पोस्टर क्या? अबे भाई इतना समय भी किसके पास है? वो अपने समोसे वाले पांडे जी है ना, उनको ही बेच दिया जाके। उन्होंने भी 100 रुपए दिए। क्या बात है, आखिर दोस्त किसका है तू? लेकिन अब जैसे ही माधव और रोहित आगे बढ़ते हैं, वो देखते हैं कि एक बारात जा रही थी। शाम का समय था। अब नागिन धुन पर माधव अपने आप को रोक नहीं पाता और नागिन डांस करने लगता है, वो भी जमीन पर लेट लेट कर। ये देखकर माधव का दोस्त रोहित रुमाल को बीन बनाकर बजाने लगता है और ये देखकर हर कोई दोनों पर पैसे लुटाने लगता है और रोहित उन पैसों को इकट्ठा कर लेता है। और जब बारात चली जाती है तो रोहित और माधव एक पार्क में जाते हैं और लूटे हुए पैसों का बंटवारा करते हैं, जो कि 20,000 थे। अब ऐसे में दोनों उन पैसों को बांट लेते हैं और रोहित अपने दोस्त माधव को कहता है, भाई आज से हम बेरोजगार नहीं रहेंगे, क्योंकि आज से हमारे पास काम है, काम। शादियों में नाचने का काम, बस किसी को पता ना चले। और कॉलोनी की शादी को छोड़ के हम सब जगह नाचेंगे। अब माधव अपने घर पहुंचता है और माधव को देखकर सरला कहती है, बहू आ गया तेरा नल्ला पति। साहबजादे को खाना पीना दे दे, न जाने आज कितना काम करके आया होगा, थक गया होगा बेचारा। सच में माँ, आज तो आपका बेटा बहुत कमा कर आया है और थक भी गया है, तो एक कप चाय बना दो। जैसे ही माधव ये कहता है, उसकी बीवी रीना की तरफ से एक चप्पल उड़ती हुई आती है और वो सीधा माधव को जाकर लगती है। माधव भी चप्पल खाने के बाद अपनी माँ को पैसे निकाल कर देते हुए कहता है, ये लो माँ पैसे, आज से आपका बेटा बेरोजगार नहीं है। सच बता, कहाँ से लाया है ये पैसे? कमीना तू तो बेरोजगार है। तू क्या इसका मतलब अब चोरी भी करेगा? बता कहाँ से आई इतने पैसे? अब माँ आपकी कसम, चोरी नहीं की है। मैंने एक बड़ी कंपनी में काम पकड़ा है। पहले क्यों नहीं बोला बेटा? मैंने कितना मार दिया मेरे बच्चे को। बहू माधव के लिए चाय पानी ले आ, बेचारा मेरा लाल कितना लाल हो गया है मार खाने के बाद। सच में कोई किसी का नहीं है, अभी तक तो चप्पलों से मार रही थी, अब देखो प्यार दिखा रही है। अब अगले दिन सुबह उठकर सरला माधव को उठाकर कहती है, बेटा लेट हो जाएगा, जल्दी से ऑफिस के लिए रेडी हो जा, तेरा लंच भी पैक कर दिया है। माँ शादियाँ तो रात में होती है, तो मुझे अभी से नहीं जाना है। शादियाँ? क्या मतलब है? तू शादियाँ करवाता है? माँ मेरा मतलब है ये कि मेरी ड्यूटी रात की है। और अब देर शाम अब रोहित और माधव एक अनजान बारात में शामिल होते हैं। अब तो जैसे ही दोनों नागिन धुन पर नाचने लगते हैं, वैसे ही माधव का डांस देखकर घोड़ी दूल्हे को लेकर भाग जाती है, क्योंकि माधव के नीचे लेट लेट कर डांस करने से घोड़ी डर जाती है। और अब पैसे तो मिलते नहीं, लेकिन दोनों को बारातियों की मार पड़ती है। अब जैसे तैसे बारातियों से बच बचाकर दोनों वहाँ से आते हैं और घर आते ही माधव सो जाता है। अगली सुबह जब सरला अपने बेटे की ये हालत देखती है कि उसके फेस और हाथ पैर पर नीले नीले निशान है, तो वो अपने बेटे माधव को उठाकर कहती है, माधव तूने किसी से मारपीट तो नहीं की है? ये निशान कैसे हैं? माँ वो मैं बस से उतर रहा था तो गिर गया था, बस और कुछ नहीं। अब देर शाम जैसे ही माधव रोहित से मिलने जाता है, वैसे ही माधव रोहित से कहता है, रोहित आज हम कहीं नहीं जाएंगे, कल की मार मैं भूला नहीं हूँ। साले तेरी वजह से मैं वहाँ गया, खुद तो भाग निकला और उन कमीनों ने मुझे लात और घूंसों से मार मार के फिल्म बना दी मेरी। आई माँ बहुत दर्द हो रहा है, मेरी पूरी बॉडी आए। लेकिन रोहित माधव को समझाकर फिर से एक और बारात में ले जाता है। लेकिन इस बार तो शादी के टेंट में जैसे ही दोनों डांस करने लगते हैं,
वैसे ही शोर मचता है कि दुल्हनी भाग गई, लेकिन दोनों को कुछ पता नहीं होता। और ऐसे माहौल में दोनों को नाचता देखकर लड़की का भाई दोनों की खूब पिटाई करता है। और अब माधव और रोहित घर जाते हैं और घर जाते हुए एक दूसरे से कहते हैं, भाई तू महान है, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि दुल्हन भाग गई है, और ऐसे गंभीर माहौल में तूने मुझे नचवा दिया। अरे मेरे भाई, अगर मुझे पता होता तो मैं तेरे साथ पिट थोड़ी रहा होता। अब माधव तो जैसे तैसे घर आकर सो जाता है। और अगली सुबह सरला माधव की चोट देखकर अपनी बहू रीना से कहती है, बहू, तुझे नहीं लगता कल से ज्यादा निशान इसके शरीर पर आज हैं? माँ जी, मुझे लगता है कि ये हमसे कुछ छुपा रहे हैं। किसी ने इन्हें कुत्तों की तरह मारा है, साफ साफ नजर आ रहा है। मुझे भी लगता है, पहले दिन मुझे इतने पैसे लाकर दे दिए और 2 दिन से आ रहा है, तो इसके शरीर पर नीला निशान है। अब फिर से शाम के समय माधव घर से निकल जाता है और रोहित उसे फिर से कहता है, भाई आखिरी बार चल ले मेरे साथ, हैं? अगर ये अच्छा रहा तो हम आगे भी करेंगे, नाचेंगे शादियों में, वरना हम कभी भी शादियों में नाचेंगे नहीं। वो सामने चाय की दुकान देख रहा है ना, तेरे भाई की भी एक चाय की टपरी होगी, लेकिन अब मैं मार खाने नहीं जाऊंगा। भाई भाई भाई, एक बार मान जा, प्लीज प्लीज भाई, एक बार। अब रोहित की बात मानकर जैसे ही माधव बारात में पहुंचता है, वैसे ही वो इस बार कुछ अलग करने की सोचता है। और बारात में शामिल होते ही माधव लाइट की तार पकड़कर करंट डांस करने लगता है। हालांकि वो तो करंट डांस कर रहा था, लेकिन लोगों को लगता है कि माधव को करंट लगा है, उसके दोस्त को भी। और फिर क्या था, बाराती और रोहित भी माधव को मारने लगते हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो ये थी कि उस शादी में सरला और रीना भी थे। अब हल्ले को सुनकर सरला भी वहाँ पहुँचती है और देखती है कि माधव को सब पीट रहे हैं, और सरला अपने बेटे को बचाती है। तभी रीना अपने पति से कहती है, लो, मैंने कहा ना माँ जी, ये किसी ना किसी से रोज पिट पिटा कर ही आते हैं। और लो, ये तो सच में शादियों में नाचने की वजह से पिटते हैं। माधव बेटा, तू ऐसे पैसे कमा रहा था? माँ मुझे माफ कर दो, ये सब किया धरा रोहित का है, उसने ही मुझे ये घटिया आइडिया दिया था। तुझे अब ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। चल घर, कितना मारा है मेरे बेटे को, उस रोहित को तो मैं देख लूंगी। माँ जी, जो भी हो, आपका बेटा है ही नालायक, उससे कुछ नहीं होगा। वो तो मुझे भी पता है, इससे कुछ नहीं होगा, तभी तो इसके और इसके दोस्त के घटिया आइडिया की वजह से ये मार खाता है। आखिरकार अब सरला और रीना को पता चल ही जाता है कि माधव शादियों में नाचकर पैसे कमा रहा था। वो काम भी उससे ठीक से नहीं हुआ। अमर गांव से शहर काम करने और पैसे कमाने आया था, पर उसे यहाँ पर एक कविता नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। कविता एक अमीर घर की लड़की थी, पर उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी माँ पूजा ही थी। लेकिन अमर अनाथ था, उसके आगे पीछे कोई नहीं था सिवाय एक दोस्त के। ऐसे ही एक दिन अमर से मिलकर कविता उससे कहती है, अमर, अब ना हमें शादी कर लेनी चाहिए, हमें कितना वक्त हो गया है साथ में, अब मेरी माँ को भी तुमसे मिलना है। देखो कविता, मैं तो आज तुमसे शादी कर लूं, पर क्या करूं, मैं एक अनाथ हूं और गरीब भी हूं। कई दुनिया वाले ये ना कहे कि मैंने तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हें फंसाया और तुमसे शादी कर ली। नहीं नहीं अमर, मुझे दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ तुमसे फर्क पड़ता है अमर। पर कविता, मुझे कुछ नहीं पता, बस तुम कल आ रहे हो मेरे घर मेरी मम्मी से मिलने और हमारी शादी की बात करने, बस। इतना कहकर कविता वहाँ से चली जाती है और अमर उसके जाने के बाद खुश होकर अपने आप से कहता है, अरे वाह, अब जाकर ना चिड़िया पूरी तरह से जाल में फंस गई, मजा तो अब आएगा खेल में। इतना कहकर अमर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन अमर कविता के कहने पर भोली सी सूरत बनाए उसके घर पहुँच जाता है और उसकी माँ पूजा से शादी के बारे में बात करता है। नमस्ते आंटी जी। हाँ बेटा, आओ बैठो, बताओ सब कैसा चल रहा है? आंटी जी सब ठीक चल रहा है, पर ना मैं आपसे ना कुछ बात करने आया था अपने और कविता के बारे में। हाँ तो बोलो। अब अमर पूजा से कविता और अपनी शादी की बात करता है और उसे अपनी बातों के जाल में फंसाकर शादी के लिए हाँ करवा लेता है। धीरे धीरे यूं ही 1 महीना निकल जाता है और कविता और अमर की शादी हो जाती है। शादी के 2 दिन बाद अमर अपने दोस्त राजू से मिलने जाता है, जहाँ राजू उससे कहता है, और दुल्हे राजा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे भाई, ये क्या कह रहा है? तुझे तो पता है ना मैंने शादी क्यों की है। हाँ भाई, मुझे तो सब मालूम ही है, अकेले ही सारा माल हड़पने का इरादा है ना तेरा? अरे नहीं दोस्त, इसमें से आधा ना मैं तुझे भी दे दूंगा, खुश? चल ये सब तो ठीक है, पर अब ये बता कि आगे क्या करना है इस कविता रानी का?
करना क्या है, 2-3 दिन में सब कुछ अपने नाम करवा कर यहाँ से भाग जाना है, जैसे पहले भी करते आए हैं। हाँ ये बात हुई ना, लेकिन ये बता यहाँ से जाने के बाद क्या करेंगे? एक और नया शिकार खोजेंगे और उसके पैसों पर ऐश करेंगे। इतना कहने के बाद दोनों कुछ देर और साथ बैठकर बातें करते हैं। वहीं दूसरी ओर कविता को अमर की असलियत पता चल जाती है। कोई उसे कॉल पर बताता है कि अमर उसे धोखा दे रहा है, जिसके बाद वो अमर को कॉल करती है और वो उसे घर बुलाती है। अमर थोड़ी ही देर में आने का बहाना करता है पर जाता नहीं है। फिर कविता खुद उसे ढूंढने उसके दोस्त के घर चली जाती है, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और जैसे तैसे कविता को हॉस्पिटल में एडमिट करवाकर कविता की माँ पूजा अमर को कॉल करके बुलाती है। हेलो अमर बेटा, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, कविता का एक्सीडेंट हो गया है, उसकी हालत बहुत खराब है। अरे यार, अब ये क्या मुसीबत है। हाँ ठीक है मम्मी जी, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ भाई? अरे कुछ नहीं, बस कविता का एक्सीडेंट हो गया है। उसकी माँ का कॉल आया था, कह रही थी हालत बहुत खराब है उसकी। अरे भाई ये तो अच्छी बात है ना अपने लिए, वो अगर मर जाएगी तो हमारा ही काम आसान हो जाएगा। अरे वो सब बाद में देखेंगे, पहले हमें अस्पताल जाना होगा, वरना उस बुढ़िया को ना शक हो जाएगा मुझ पर। हाँ सही कहा तूने, चल तू चला जा उसके पास। हाँ जाता हूँ। इतना कहकर अमर वहाँ से अस्पताल के लिए निकल जाता है और वहाँ पर उसे कविता की माँ मिलती है, जिससे वो कहता है, क्या हुआ मम्मी जी, कविता का ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? पता नहीं बेटा, घर से बड़ी जल्दबाजी से निकली थी, ये कहकर कि जरूरी काम है। उसके जाने के 1 घंटे बाद यहाँ से कॉल आया कि कविता हॉस्पिटल में है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। आप शांत हो जाओ मम्मी जी, कविता ठीक हो जाएगी। इतने में ही पूजा और अमर के पास डॉक्टर आते हैं और अमर से कहते हैं, क्या आप कविता जी के पति हैं? जी हाँ, मैं कविता का पति हूँ। मुझे आपसे अकेले में बात करनी है कविता जी के बारे में। जी ठीक है। मेरे साथ चलकर मेरे कैबिन में बात करते हैं अमर जी। ठीक है। अमर जी, आपकी पत्नी का इस एक्सीडेंट में पैर खराब हो गया है, जिसे हमें काटना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमें फैमिली की राय लेनी पड़ती है और आप उसके पति हैं, तो ये काम भी आपको ही करना पड़ेगा। मतलब डॉक्टर, आप कविता का एक पैर काट देंगे? जी हाँ, अगर ऐसा नहीं किया तो उनकी जान को खतरा है। वैसे मुझे कौन सा उसके साथ हमेशा रहना है, आज यहाँ तो कल वहाँ, मेरा क्या जाता है। जी आपको जो सही लगे ना आप करो डॉक्टर, बस मेरी कविता को बचा लो। ठीक है अमर जी, हम अभी सर्जरी चालू कर देते हैं। इतना कहकर डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर देते हैं। 2 घंटे तक कविता का ऑपरेशन चलता है और उसका एक पैर काटकर नकली पैर लगा दिया जाता है। अब उसका ऑपरेशन हो जाने के बाद पूजा और अमर उससे मिलने जाते हैं। बेटी कविता, तू ठीक है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, पर मेरा पैर। चुप हो जाओ कविता, तुम्हारा एक पैर गया तो क्या हुआ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और ऐसी कौन सी जरूरी बात आ गई थी जो तुम भागी भागी कहीं जा रही थी? कविता उस समय अमर की सच्चाई उसे पता चल गई है। ये बात अमर और अपनी माँ के सामने नहीं कहती और बात बदलकर कविता कहती है, हाँ सही कहा तुमने अमर, तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। तुमसे अच्छे तो दुश्मन होते हैं, सामने से वार करते हैं, प्यार की आड़ में नहीं। मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा कविता। अब कविता कुछ दिन और अस्पताल में रहती है, लेकिन दूसरी ओर अमर मौका देखकर कविता के सारे पैसे और गहने लेकर फरार हो जाता है। जब ये बात कविता को पता चलती है तो कविता हॉस्पिटल से लंगड़ाते हुए अपनी नकली पैर के साथ वहां से पुलिस स्टेशन जाती है अमर की शिकायत करने के लिए, लेकिन वहां उसकी कोई नहीं सुनता और वो बेचारी रोती हुई अपने घर आ जाती है। वहीं दूसरी ओर अमर अपना दूसरा शिकार यानी दूसरी लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाने की सोचता है और फिर एक दिन उसका दोस्त राजू अमर को एक लड़की के बारे में बताते हुए कहता है, सुन भाई अमर, तेरे लिए एक अच्छी खबर है। क्या बात है, जल्दी बता। एक और नया शिकार मिला है मेरे भाई। शिकार? अरे लड़की यार। ओ लड़की यानी पैसा? हाँ पैसा, बहुत अमीर है वो, और तो और उसके घर में उसके अलावा और कोई नहीं रहता। उसकी पूरी फैमिली यूरोप में रहती है और उसका नाम प्रिया है। चल ठीक है भाई, अब तो मिल ही लेते हैं प्रिया से भी। दोनों कुछ देर और बातें करते हैं, जिसके बाद राजू अमर को प्रिया की सारी जानकारी देता है और उसे एक पार्क के बारे में बताता है जहां प्रिया हर दिन टहलने जाया करती थी। अगले दिन ठीक उसी समय पर अमर पार्क में जाकर प्रिया का इंतजार करता है। कुछ देर बाद प्रिया पार्क में आती है और अमर बहाना करके प्रिया से बातें करता है और पहले उससे दोस्ती करता है और फिर हर दिन उससे मुलाकात करता है।
और एक दिन एक कॉफी शॉप में अमर प्रिया से कहता है, प्रिया, तुम्हारा शादी के बारे में क्या सोचना है? अभी तो कुछ नहीं सोचा है। पर मैंने तो काफी कुछ सोचा है। जैसे? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अमर की बात सुनकर कुछ देर प्रिया शांत हो जाती है और कुछ देर बाद शादी के लिए हाँ कह देती है, जिसके बाद अमर मन ही मन खुश हो जाता है। उसे लगता है कि अब प्रिया उसके प्यार के जाल में फंस गई है और कुछ दिनों बाद दोनों शादी कर लेते हैं। अमर शादी के बाद प्रिया के साथ ही उसके घर में रहता है और शादी की पहली रात उसे नींद की दवाई दूध में मिलाकर पिला देता है, जिसे पीकर प्रिया बेहोश हो जाती है। जिसके बाद अमर कहता है, क्या बात है, बड़े प्यार से प्रिया सो गई है। चलो अब ना अपने काम पर लग जाता हूँ, पहले राजू को बुला लेता हूँ। हेलो राजू भाई, जल्दी से यहाँ आजा भाई। कहाँ भाई? अरे प्रिया के घर में, उसे ना नींद की गोली देकर ना सुला दिया है, जल्दी से आजा। यहाँ से ना सब कुछ समेट के ना फरार हो जाते हैं। बस अभी आया। इतना कहने के बाद अमर प्रिया के घर की अलमारी में से गहने निकालने लगता है और इतने में वहाँ राजू भी आ जाता है और अब दोनों घर में से सब समेट कर भागने ही वाले थे कि वहाँ अमर के सामने उसकी लंगड़ी बीवी कविता सामने आ जाती है। कविता, तुम यहाँ कैसे? क्यों? हैरानी हुई मुझे यहाँ देखकर तुम्हें कि तुम्हारी लंगड़ी बीबी यहाँ तक कैसे आ गई और उसे अपने फरार पति के बारे में कैसे पता चला? तुम्हें क्या लगा था कि जैसे तुमने मुझे लूटा वैसे ही तुम बाकियों के साथ भी करके फरार हो जाओगे? अरे कविता, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने तुमसे ऐसा कब कहा कि मैं तुम्हें लूट कर भाग गया? मेरी कोई मजबूरी थी यार कविता, समझो। क्या समझू? अब तुम्हारा खेल खत्म। अमर एक बार पीछे तो देखो तुम। अमर अब पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे प्रिया और पुलिस खड़ी होती है। अमर को अब समझ नहीं आता कि ये सब हुआ तो हुआ कैसे, और अब कविता उसे बताती है कि प्रिया कविता की दोस्त है जो कि पुलिस में काम करती है और अमर को पकड़ने के लिए उन्होंने ये पूरा प्लान बनाया था ताकि अब अमर किसी और को लूटकर फरार ना हो सके। पुलिस अमर को पकड़कर ले जाती है